हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मोहन कुमार से प्रिया को क्या दिक्कत थी। सब संस्कारों की बात है। कमरे में मोहन कुमार का गर्व भरा स्वर गूंज उठा, जिसने वहां उपस्थित आधे लोगों के चेहरे पर गर्व मिश्रित मुस्कान फेर दी। उन्हीं में से कुछ की गर्दन थोड़ी और तन गई और कुछ ने अपने संस्कार दर्शाने के लिए सिर पर रखे पल्लू को थोड़ा आगे खींचकर सीने पर कुछ और चढ़ाकर तिरछी मुस्कान को कानों तक खींच लिया। वहीं उसी कमरे में उपस्थित कुछ लोगों के चेहरे उनके संस्कार की छड़ी के प्रहार से उतर गए। होंठों पर चुप्पी के ताले जड़ गए, गर्दन झुक गई। कुछ आंखों में इस प्रहार की तिलमिलाहट से आंसू तैर आए, जिन्हें छिपाने के लिए उन्होंने गर्दन और नीची करके उन्हें धीरे से पोंछ लिया। प्रिया अंदर कमरे में बैठी इस बात से तिलमिला गई। उसकी मुट्ठियां भीज गईं, जबड़े कस गए, आंखों में अंगार उभर आए। उसका मन हुआ कि वह जोर से चीखे, बाहर बैठकर शब्दों के प्रहार करने वालों से चीख चीख कर कहे कि उसके संस्कारों में कोई खराबी नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने सिर्फ प्यार किया है, प्यार पर विश्वास किया है और उस विश्वास ने भी उससे कोई छल नहीं किया। क्या वाकई उसके साथ कोई छल नहीं हुआ, या पहले नहीं हुआ था, अब हो रहा है? एकाएक वह सोच में पड़ गई। बाहर चाय नाश्ते की प्लेट प्यालियों की खनखनाहट शुरू हो गई थी। इससे बातचीत को कुछ विराम मिला। इसी ने प्रिया को फिर सभी बातें दोहराने का मौका दिया। 2 वर्षों से वह और मुनीश साथ हैं। एक ही बिल्डिंग में ऑफिस होने के कारण लिफ्ट, कॉरिडोर, कैंटीन में एक दूसरे के आमने सामने पड़ते रहे। न जाने कितने दिनों महीनों तक लिफ्ट में खड़ी भीड़ के हिस्से बने अजनबी ही बने रहे। यूं तो मुंबई में कौन ध्यान देता है कि लिफ्ट में बगल में कौन खड़ा है या कौन किस फ्लोर पर चढ़ उतर रहा है। लिफ्ट में तो लोग चढ़ेंगे भी और उतरेंगे भी। ना कोई चढ़ने वालों के चेहरे देखता है, न उतरने वालों के फ्लोर। वहाँ तो बगल में कौन खड़ा है यह भी कोई नहीं देखता। अपने कानों में मोबाइल की लीड लगाए, नज़रें मोबाइल में गड़ाए, एक उचटती सी नज़र दरवाजे के ऊपर डिस्प्ले होने वाले फ्लोर नंबर पर डालकर फिर अपने मोबाइल में कैद हो जाते हैं। लेकिन न जाने किस आकर्षण से उन दोनों ने एक दूसरे पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह प्रिया लिफ्ट के पास पहुंचती तो देखती वह लंबा स्मार्ट लड़का लिफ्ट के बाहर खड़ा है, जैसे किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। कभी वह दौड़ती आती कि लिफ्ट पकड़ ले, लेकिन पकड़ न पाती और देखती कि वह लड़का वहीं खड़ा है। पहले लगा कि शायद उसे भी देर हो गई, फिर समझ आया कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा है। कुछ दिनों बाद प्रिया ने देखा कि अपने ऑफिस के 10वें फ्लोर पर उतरने के बजाय वह प्रिया के ऑफिस के 14वें फ्लोर तक साथ जाकर लिफ्ट से बाहर आता है। शुरू शुरू में तो सोचा शायद किसी से मिलने के लिए आया हो, लेकिन जब उसने मुनीश को उसके ऑफिस की ओर मुंह करके खड़े मोबाइल में कुछ देखने का अभिनय करते चुपके से उसे देखते हुए पाया, तो एक गुलाबी सी सिहरन उसके अंदर दौड़ गई। वह 14वें फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आता, प्रिया को जाते हुए देखता और जब लिफ्ट 18वें फ्लोर से वापस नीचे आती तब उससे 10वें फ्लोर पर अपने ऑफिस जाता। कभी कभी लिफ्ट वापसी में इतनी भरी होती कि उसे जगह ही नहीं मिलती, लेकिन वह इत्मीनान से उस कॉरिडोर को देखता जहाँ से होकर प्रिया अभी गई है, जैसे प्रिया अभी भी वहीं है और वह उसे जाते हुए देख रहा है। उसकी इटलाती चाल, उसके सैंडल की ठक-ठक, उसके परफ्यूम की खुशबू से बना उसका अक्स कॉरिडोर में ठिठक सा गया है। धीरे धीरे मुस्कानों के आदान प्रदान के साथ हेलो हाय से शुरू हुआ सफ़र साथ में कॉफ़ी पीने, लंच करने से लेकर मूवी व शॉपिंग और घंटों की बातचीत तक पहुंच गया। उस साल का हर दिन अनोखापन लिए नया होता था। दोनों एक दूसरे की अदाओं, आदतों और व्यवहार में हर दिन कुछ नया पाते। वह उनके मन को भाता और उनमें यह विश्वास भरता कि एक अच्छे साथी में यही गुण होने चाहिए। बाहर से प्लेट प्यालियों की खनक बंद हो गई थी। बातचीत फिर शुरू होना चाहती थी। भाई साहब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक ही शहर में एक ही बिल्डिंग में जॉब करते हैं, सो यह संबंध दोनों के लिए अच्छा होगा और बच्चे जिसमें खुश रहें उसमें ही हमारी खुशी है। यह प्रिया के पापा की आवाज़ थी। उन दोनों ने जब एक साथ अपने भविष्य को देखना शुरू किया था
तब यह भी सोचा था, साथ साथ घर से निकलेंगे, एक साथ लोकल से आएंगे। मुनीश उसे 14वें फ्लोर पर छोड़ेगा, फिर 10वें फ्लोर पर अपने ऑफिस जाएगा। प्रिया पूछती, शादी के बाद तुम मेरे फ्लोर तक आना बंद तो नहीं कर दोगे ना? मुनीश शरारत से उसकी आंखों में झांकता और कहता, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे फ्लोर के ऑफिस में ही आ जाऊँ। ना बाबा, तुम अपने ऑफिस में ही ठीक हो। थोड़ी दूरी प्यार के लिए ज़रूरी होती है, प्रिया कहती। समय बीतने के साथ एक दूसरे से यह दूरी असहनीय होने लगी थी। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से कुछ कहा नहीं। शायद वे आश्वस्त थे कि वे एक दूसरे के दिल की बात जानते हैं। मुनीश के कलीग्स ने न्यू ईयर पार्टी के लिए अलीबाग जाने का कार्यक्रम बनाया। यह कपल पार्टी थी, सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही शामिल हो सकते थे। मुनीश के दोस्त इन दोनों की दोस्ती के बारे में जान गए थे। उन्होंने मुनीश को भी साथ चलने को कहा। मुनीश ने प्रिया से पूछा तो वह हिचकिचाई। मुंबई में रहते उसे 2 वर्षों से ज़्यादा हो गए थे। लगभग 1 साल से दोनों दोस्ती की राह पर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन मन में कहीं कस्बाई संस्कार, संकोच और मर्यादा की दीवारें खड़ी थीं। इस तरह शादी से पहले किसी के साथ एक कमरे में रात बिताना उसका मन स्वीकार नहीं कर रहा था। अभी तो उन लोगों ने एक दूसरे से ही खुलकर बात नहीं की, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया। अभी तो दोनों के सपने उनकी पलकों में ही मुंदे थे, जिन्हें खुद से खुलकर भी उन्होंने कभी नहीं कहा। प्रिया ने मुनीश को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे घर वालों के विश्वास और उनके मान सम्मान की दुहाई दी, समाज के नियमों से बंधी ऊंच नीच समझाई, लेकिन मुनीश पर तो जैसे भूत सवार था। वह हर हाल में इस न्यू ईयर पार्टी में प्रिया के साथ जाना चाहता था। कलीग्स के सामने पोजीशन का सवाल बन गई थी यह पार्टी उसके लिए। बहुत सारी बातचीत डिस्कशन के बाद भी जब प्रिया नहीं मानी, तब उसने अंतिम अस्त्र फेंका, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अचानक हुए इस प्रहार से प्रिया अचकचा गई, लेकिन उसके पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उसका दिल कहता कि मुनीश कतई गलत नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग कहता, यही सोचकर हजारों लाखों लड़कियां अपने प्रेमियों पर भरोसा करती हैं और धोखा खाती हैं। प्रिया रोज़ अखबार, इंटरनेट पर ऐसे किस्से पढ़ती थी और आश्चर्य करती थी कि कैसे पढ़ी लिखी, नौकरी पेशा, शादीशुदा, बाल बच्चेदार लड़कियां, औरतें इस तरह आंखें बंद कर भरोसा करती हैं। आखिरकार प्रिया को भी फैसला करना पड़ा। फैसला क्या करना पड़ा, बल्कि झुकना पड़ा। मुनीश की बात माननी पड़ी। पता नहीं यह मुनीश के खुद के लिए जो विश्वास दिलाया था उसका नतीजा था, उसकी खुद की भावुकता से उपजा भरोसा था, या उसके रूठने व उसे खो देने का डर था कि प्रिया मान गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपने घर वालों को, ना सहेलियों को, ना ही ऑफिस के साथियों को। बस मन में एक कोने में धुकधुकी लिए हुए, कभी दिमाग को समझाते, कभी दिल पर भरोसा करते, वह मुनीश के साथ चली गई। अलीबाग के खूबसूरत बीच पर समुद्र की लहरों के बीच पैरों के नीचे से फिसलती रेत से लड़खड़ाती प्रिया मुनीश की मजबूत बाहों का सहारा पाकर खुद को एक अनूठी दुनिया में पा रही थी। अपनी कमर के इर्द गिर्द मुनीश की बाहों के साथ वे दोनों कब लो टाइड के साथ समुद्र के अंदर तक चले गए, पता ही नहीं चला। वे दोनों भी तो एक दूसरे में गहरे तक खोए थे। कितने घंटे बीत गए थे, बाकी लोग बाहर जा चुके थे, सभी अपने आप में खोए थे, तो उनके बारे में कौन सोचता। जब हाई टाइड की लहरों के थपेड़ों ने उन्हें चेताया, तब किनारे पर बने रेस्टोरेंट की दूरी देखकर उन दोनों को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। किनारे पर कुछ लोगों ने आवाज़ लगाकर उन्हें आगाह किया। लहरें तेज होती जा रही थीं, जो कुछ ही देर में सिर से ऊपर जाने लगीं। प्रिया को तैरना नहीं आता था, वह बुरी तरह घबरा गई, लेकिन मुनीश ने हाथ नहीं छोड़ा। वह उसे अपने आगे किए तेज लहर पर तैरता रहा। उसने तेज लहरों के थपेड़े अपनी पीठ पर झेले ताकि प्रिया को उनसे चोट न लगे, वह उनसे घबराए ना। इस घटना ने प्रिया का मुनीश पर विश्वास पुख्ता किया। सभी जोड़ों के लिए एक एक रूम बुक था, मुनीश और प्रिया के लिए भी। हाई टाइड से घबराए उन दोनों ने तब इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। नहाकर तैयार होने तक वे क्या अनहोनी हो सकती थी, इसकी आशंका से कांपते एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। दिन में खाना खाकर दोनों ही सो गए ताकि शाम की पार्टी के लिए तरोताज़ा रहे। नए साल की
अगवानी करते और फिर खाते पीते एक दूसरे की बाहों में डांस करते करीब 2:30 बजे वे अपने कमरे में पहुंचे। गुड नाइट करने से पहले मुनीश के कलीग ने आंखों से इशारा करते जब तिरछी चितवन से अपनी पत्नी को देखा तो प्रिया और मुनीश बुरी तरह झेम गए। कमरे में आकर एक बार फिर प्रिया का विश्वास डगमगा गया। वह पानी लाने के बहाने बाहर का एक चक्कर लगा आई जहां वह सो सके। वहां एक खुले हॉल के सिवा कुछ नहीं था, जहां पार्टी का बचा खाना, ड्रिंक्स, प्लेट, ग्लास, बलून, रिबन यहाँ वहां लुढ़क रहे थे। कमरों के बीच एक कॉरिडोर था जो पीछे किचन में खुलता था और उसमें होटल के वेटर हो सकते थे। इससे ज़्यादा सुरक्षित तो वह मुनीश के साथ कमरे में है, उसने सोचा और वह वापस कमरे में आ गई। तब तक मुनीश उसकी कश्मकश समझकर कपड़े बदलकर चादर तानकर लेट गया था। प्रिया को आया देख बोला, प्रिया परेशान मत हो, विश्वास करो मेरा, दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ। प्रिया जब तक कपड़े बदल कर आई, मुनीश के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। जो लड़की शादी के पहले किसी पराए लड़के के साथ एक कमरे में रात बिता सकती है, उसके संस्कारों के बारे में बात करना ही बेकार है। आप खुद ही सोचिए भाई साहब, क्या आप ऐसी किसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे? मुनीश के पापा की इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया को समझ नहीं आया कि उन्हें उसके और मुनीश के साथ बाहर जाने और एक कमरे में रुकने की बात आखिर पता कैसे चली। ज़रूर मुनीश ने ही बताया होगा, लेकिन क्यों? क्या वह भी ऐसा ही सोचता है? नए साल की पार्टी से आने के बाद प्रिया पर एक अपराध बोध सा हावी होने लगा था। इस समय में न जाने कितनी ही बार उसके मन में आशंकाओं ने सिर उठाया। न जाने कितनी बार अकेले में उसने मुनीश पर अपने भरोसे को टटोला। हालांकि दुनिया की नज़रों में जो गलत था वह हो चुका था, लेकिन यह सिर्फ वह और मुनीश जानते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बंद दरवाजे के पीछे दो जवान लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ होगा का विश्वास किसी को दिलवाना कितना कठिन था, यह प्रिया ने अगले दिन जाना, जब सबकी आंखों में एक उत्सुकता देखी, एक दबी छिपी मुस्कान जो एक चेहरे से दूसरे की आंखों तक और फिर अन्य चेहरों तक दौड़ती रही। इस मुस्कान में कुछ होने का जो विश्वास था, उसे खारिज करना असंभव था। एक ने तो पूछ ही लिया कि यह पहला मौका था या इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। किसी ने पूछा कि क्या वाकई वे दोनों इस रिश्ते के लिए गंभीर हैं या सिर्फ टाइम पास है। प्रिया के जवाब देने के पहले ही किसी ने कहा था कि आजकल तो यह सब कॉमन हो गया है। वैसे भी घर परिवार से दूर कुछ भी कर लो, किसी को क्या पता चलता है। सिर्फ एक रात में साथ के लोगों की प्रिया की तरफ सोच इस कदर बदल जाएगी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। बंद दरवाजे के पीछे का सच लोगों के लिए एक बड़ा झूठ था और उसे झुठला पाना असंभव था। मुनीश भी उसकी मनोस्थिति समझ रहा था। वह यह भी समझ रहा था कि उसने प्रिया को उसकी बात मानने को मजबूर करके उसकी स्थिति बहुत खराब कर दी है। मुंबई जैसे महानगर में, जहां लोग बगल में रहने वाले की खबर नहीं रखते, जहां किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, वहां भी लोग इस तरह सोचते हैं। यह उसने कहाँ सोचा था। आश्चर्य यह था कि उन सबकी नज़रों में प्रिया की छवि बिगड़ी थी। उसे किसी ने कुछ नहीं कहा था और इस बात ने न सिर्फ प्रिया को बल्कि उसे भी आहत किया था। वापस आने के बाद प्रिया बेहद खामोश हो गई। वह उसके साथ भी रहती तो चुपचाप उसके हाथों को थामे रहती। एक आशंका, एक अविश्वास उसकी आंखों में डगमगाता रहता। न्यू ईयर पार्टी के पहले वह जब तक मुनीश से आगे क्या करना है, कब कैसे करना है जैसी बातें करती थी, लेकिन अब उसका विश्वास इस कदर डामाडोल हो गया था कि वह भविष्य के बारे में कुछ कहने, बोलने, पूछने से कतराने लगी थी। मुनीश उसकी स्थिति समझ रहा था और जल्दी ही उसने अपने घर पर प्रिया के बारे में बातचीत की थी। जिस दिन मुनीश ने उसे बताया था कि उसने मम्मी पापा को बता दिया है कि वह प्रिया को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा, प्रिया की आंखें डबडबा आई थीं। उस दिन वह बहुत दिनों बाद कुछ सामान्य महसूस कर रही थी। प्रिया ने भी इसके बाद अपने मम्मी पापा को मुनीश के बारे में बताने में देर नहीं की। मम्मी पापा तो इस बात से ही खुश थे कि लड़के की बढ़िया नौकरी है और उसकी सहमति भी है। प्रिया के मम्मी पापा एक बार मुनीश के घर जाकर बात भी कर आए थे। जब तक वे वापस नहीं आए,
मुनीश पर विश्वास और उसके आश्वस्त करने के बाद भी प्रिया के दिल में धुकधुकी लगी थी। मम्मी पापा को खुश देखकर उसे तसल्ली मिली थी। मम्मी ने बताया कि मुनीश ने उन्हें प्रिया के बारे में बता दिया था। उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। एक ही शहर में नौकरी होना भी एक अतिरिक्त योग्यता थी। प्रिया के मम्मी पापा को घर वर दोनों ही अच्छे लगे थे। लड़के को प्रिया खुद 2 वर्षों से जानती थी, इसलिए बहुत छानबीन की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने परिवार देखभाल लिया था। आज मुनीश के माता पिता, चाचा चाची, बहन आए थे। यहाँ आना पूर्व नियोजित था, इसलिए प्रिया भी छुट्टी लेकर आई थी। सभी बड़े उत्साहित थे। मान ही चुके थे कि बात लगभग पक्की है, बस औपचारिकता बाकी है। सामान्य अभिवादन, आवभगत, घर परिवार की हैसियत का आंकलन कर चुकने के बाद मुनीश के चाचा ने घर से दूर नौकरी करने वाले आजकल के लड़के लड़कियों की दोस्ती, उनकी स्वच्छंदता और उच्च श्रृंखलता पर ज्ञान देना शुरू किया तो सभी हतप्रभ रह गए। वे समझ नहीं पाए कि इस सुर का आरोह किस अवरोह को इंगित कर रहा है। प्रिया के यहाँ नए साल की पार्टी के बाबत किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन अंदर कमरे में बैठी सब सुन रही प्रिया का मन आशंका से कांप गया। हालांकि वह पसोपेश में थी और समझ नहीं पा रही थी कि यह बात मुनीश के अलावा कोई और नहीं बता सकता। लेकिन मुनीश ने यह बात आखिर बताई क्यों? क्या अब इस बात पर यह बात खत्म हो जाएगी? क्या वह भी इसी तरह सोचता है? क्या खुद पर विश्वास करने का उसका दावा थोथा था, सिर्फ खुद को तसल्ली दिलाने के लिए कि कोई लड़की उसके लिए कुछ भी कर सकती है? वहाँ वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसे लेकर बाहर बातचीत में जो कुछ हो रहा है वह प्रिया को आहत किए जा रहा था। मम्मी पापा, भाई, चाचा चाची बिना कुछ जाने समझे सब कुछ सुने जा रहे थे और अब यह जानकर अवाक थे कि उनकी बेटी शादी के पहले मुनीश के साथ बाहर गई थी। एक रात दोनों साथ रुके थे, एक कमरे में अकेले। प्रिया ने तो उन्हें यह बात कभी नहीं बताई, लेकिन मुनीश ने अपने माता पिता को ऐसी बात क्यों बताई? प्रिया के पापा की गिगियाई सी आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। उसने पीछे आंगन में जाकर मुनीश को फ़ोन लगाया। हेलो जानेमन, अब तो खुश हो ना? जल्दी ही हम तुम एक हो जाएंगे, फिर एक घर एक कमरा। मुनीश ने आवाज़ सुनते ही शरारत से कहा, इसीलिए तुमने पहले ही न्यू ईयर पार्टी में हमारे जाने और साथ में एक कमरे में रुकने की बात अपने घर वालों को बता दी, इसलिए वे यहाँ मुझे मेरे माता पिता के दिए संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। बात पूरी करते करते प्रिया का स्वर रुआंसा हो गया। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो सीधे मुझसे कह देते। मुनीश, इस तरह मेरा और मेरे घर वालों का अपमान करने की क्या ज़रूरत थी? यह कह रही हो प्रिया, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, मुनीश ने आश्चर्य से कहा। इसके साथ ही ओ शिट की आवाज़ के साथ माथे पर हथेली ठोकने की आवाज़ आई। प्रिया, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, लेकिन छोटी बहन तनु ने मेरे लैपटॉप पर न्यू ईयर की फ़ोटो देखे थे। शायद उसने। ओ शिट! अब मुनीश के स्वर में भी चिंता झलक आई। प्रिया रुको, मैं पापा को फ़ोन करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तुम फ़ोन रखो। नहीं मुनीश, तुम अभी फ़ोन मत करो, वरना उन्हें एक और बहाना मिल जाएगा कि मैंने तुम्हारे कान भरे हैं। आज यहाँ जो भी होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब जो भी बात करना अपने घर में करना। तुम्हारी लापरवाही ने मुझे मेरे घर वालों के सामने और मेरे घर वालों को तुम्हारे माता पिता के सामने बहुत अपमानित किया है। मुनीश, पता नहीं अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी। न्यू ईयर पार्टी में जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। मैंने तुम्हारे जोर देने पर तुम पर विश्वास करके गलती की। अब पता नहीं क्या होगा। प्रिया का स्वर रूंध गया। उसने फ़ोन रख दिया। बाहर से आती आवाज़ें पिघले शीशे सी कानों में उतर रही थी। प्रतिवाद के स्वर ज्यों-ज्यों मध्यम होते जा रहे थे, प्रिया के सपनों की सांसें त्यों-त्यों धीमी पड़ती जा रही थीं। आखिरकार एक लंबी खामोशी के बाद मेहमान विदा हो गए। पूरे घर में पसरी खामोशी तनाव, अपमान, अपराध बोध के कारण ज़्यादा बोझिल हो गई। प्रिया के बारे में जो पता चला, उसके बाद उसकी चुप्पी ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। फिर कहने सुनने को कुछ शेष नहीं था। अपने दिए संस्कारों को इस तरह हवा में उड़ा दिए जाने और उसके बाद अपने ही घर में इस तरह अपमानित किए जाने से आहत प्रिया के मम्मी पापा
के आंसू भी निशब्द ही गिरे और प्रिया की सिसकियां भी हौले से तकिए में समा गईं। मुनीश के माता पिता लगभग विजयी भाव से घर लौटे थे। मुनीश मुंबई में ही था। उसे अभी तक कुछ बताया नहीं था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वह उनके तर्कों व फैसले का समर्थन करेगा। उन्होंने उसे एक ऐसी लड़की से शादी करने से बचा लिया जिसमें कोई संस्कार नहीं है, जो शादी के पहले किसी के साथ एक कमरे में रह सकती है। उसके चरित्र के बारे में क्या ही कहा जाए। मुनीश ने बेचैनी से प्रिया को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया और कुछ देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसकी आंखों में प्रिया का इनकार, लोगों की नज़रों का उपहास और उससे बेचैन प्रिया की आंखें घूम गई। उसी ने ज़बरदस्ती की, उसी ने उसे मनाया, उसी ने इतना भावनात्मक दबाव डाला कि ना चाहते हुए भी प्रिया को हाँ कहना पड़ा। वह जानती थी कि अगर किसी को इस बारे में पता चलेगा तो उसी को गलत समझा जाएगा। वह जानती थी कि दुनिया की सोच क्या है और किसी का प्रेम या विश्वास उसे बदल नहीं सकते। भूल तो उससे भी हुई, वह इस बात को राज नहीं रख पाया। यह तन्नू की बच्ची भी ना, वह भी तो उसी समाज की उसी सोच से पीड़ित है। इस कदर पीड़ित की लड़की होकर एक लड़की के चरित्र को निशाने पर लगा रही है। यह भी नहीं समझ पाई वह क्या करे, वह कैसे इस बिगड़ी बल्कि खत्म हो चुकी बात को संवारे। मुनीश का मन काम में नहीं लगा। उसके कानों में प्रिया के शब्द गूंजने लगे, इसलिए यहाँ मुझ पर मेरे माता पिता द्वारा दिए संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। संस्कार, संस्कार, संस्कार। मुनीश के कानों में यह शब्द हथौड़े की तरह पड़ने लगा। क्या है यह संस्कार? क्या किसी लड़की पर बिना कुछ जाने समझे लांछन लगाना संस्कार है? क्या किसी को उसके ही घर जाकर अपमानित करना संस्कार है? क्या अपने बालिग बच्चों की खुशियों, भावनाओं को अपने अहंकार की खातिर यूं कुचल देना ही संस्कार है? सिर्फ एक बात कि प्रिया एक रात मेरे साथ कमरे में सोई तो वह संस्कारहीन हो गई। लेकिन उसके साथ तो मैं भी था उसी कमरे में, फिर मैं संस्कारहीन क्यों नहीं? प्रिया को मजबूर तो मैंने ही किया था, फिर अपमान उसके अकेले का क्यों? नहीं प्रिया, मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की ऐसी सज़ा नहीं झेलने दूंगा। मैं इसी संस्कार में से कोई रास्ता खोज निकालूंगा। मुनीश ने मन ही मन तय कर लिया। रात लगभग 7 बजे मुनीश ने घर पर फ़ोन लगाया। घर पर सभी लोग आपस में विचार कर के तय कर चुके थे कि मुनीश से क्या कहना है, कैसे समझाना है और कैसे विश्वास दिलाना है कि उन्होंने जो किया है वह ठीक किया है, उसके भले के लिए किया है। और यह तो अच्छा हुआ कि उन्हें सही समय पर पता चल गया कि प्रिया संस्कारी लड़की नहीं है, और ऐसी लड़की ना तो मुनीश के लिए ठीक है और ना ही घर की बहू बन सकती है। हेलो पापा, कैसे हैं? हाँ बेटा, अच्छे हैं। तुम कैसे हो? ठीक हूँ पापा। आप लोग आज प्रिया के घर गए थे ना, क्या हुआ? हाँ ठीक ही रहा। तुम्हारी बात नहीं हुई प्रिया से? मुनीश के पापा ने टटोलना चाहा कि आखिर उनके बारे में इस संस्कारहीन लड़की ने क्या क्या जहर भरा है। नहीं पापा, आज तो सुबह से लगातार मीटिंग थी, टाइम ही नहीं मिला। शाम को फ़ोन लगाया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बात हुई आप लोगों की? मुनीश ने अनजान बनते हुए पूछा। वहीं उनके मुंह से सब सुनना चाहता था ताकि प्रिया पर अब और कोई लांछन ना लगे। वो बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम और प्रिया न्यू ईयर पर बाहर गए थे, वहाँ एक कमरे में रुके थे। देखो बेटा, तुम लोग मिले, एक दूसरे को पसंद किया, आपस में बातचीत की, घूमे फिरे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन इस तरह शादी से पहले एक साथ एक कमरे में रात गुजारना हमारे संस्कारों को हजम नहीं होता। कोई भी संस्कारी लड़की किसी लड़के का इस तरह का प्रस्ताव सुनते ही मना कर देगी। हो सकता है तुमने उससे कहा होगा, लेकिन वह तो लड़की है। उसके माता पिता ने उसे समाज के चाल चलन, ऊंच नीच, मान मर्यादा कुछ भी नहीं सिखाई, जो उसने ऐसी बात मान ली। बेटा, ऐसी लड़की शादी के बाद तुम्हारे प्रति वफादार ही होगी, इसका क्या भरोसा? तुमने तो हमें बताया नहीं। वह तो बड़ा भला हो कि तन्नू ने जाने के समय यह बात हमें बताई, वरना हम तो बात पक्की ही करके आने वाले थे। देखो बेटा, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि प्रिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। मोहन बाबू एक सांस में बिना रुके सब कह गए, मानो उन्हें डर था कि कहीं बीच में रुकने पर मुनीश प्रतिवाद न कर बैठे और उनकी बात अधूरी रह जाए।
वे अपनी तरफ से इस रिश्ते को खत्म कर चुके थे। इसे खत्म करने के लिए जितने तीर नश्तर चलाने ज़रूरी थे वे चला चुके थे और अब पलटना संभव नहीं था। वे बिना कटु हुए भी तीखी बात कहकर प्रिया व उसके घर वालों का अपमान कर चुके थे, क्योंकि अपनी सोच के अनुसार वे सही थे। पापा, आपके संस्कारों की बात ठीक है, लेकिन आपने तो मुझ पर मेरे संस्कारों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रिया को कटघरे में खड़े करते करते आपने मुझे अपराधी बना दिया, मुनीश ने धीमे और दुखी स्वर में कहा। यह सुनकर मोहन बाबू अचकचा गए। उन्हें तो मुनीश के भड़क जाने की, प्रिया की पैरवी करते उनसे ऊंच नीच कहे जाने की आशंका थी। वे हर संभावित प्रश्न का जवाब तैयार किए बैठे थे, लेकिन मुनीश ने तो कुछ अलग ही सुर पकड़ लिया था। वे कुछ देर खामोश सोचते रहे, अपने कहे हर शब्द पर नजर डाली, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने कहाँ और कैसे मुनीश को अपराधी बनाया। उसके संस्कारों की तो कोई बात ही नहीं हुई। कहीं प्रिया ने तो उल्टा सीधा नहीं भड़काया है उसे। एक आशंका ने फिर जन्म लिया। तुम्हें अपराधी कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। प्रिया ने तुमसे कुछ कहा क्या? आशंका फिर सिर उठाने लगी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा पापा, उसका फ़ोन बंद है। उससे तो बात ही नहीं हुई। यह बात सही है कि न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों बाहर गए थे। वह कपल पार्टी थी। प्रिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया, उसे विश्वास दिलाया कि हम साथ जाएंगे, साथ में एक रूम में रुकेंगे, लेकिन वह मुझ पर विश्वास करे कि मैं मर्यादा की सीमा नहीं लांघूंगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हम दोनों को या हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। वह बहुत मुश्किल से साथ जाने को राज़ी हुई थी पापा। उसने हमारे प्यार पर विश्वास किया, उसने मुझ पर विश्वास किया, मेरे व्यवहार आचरण पर विश्वास किया, मुझे मिले संस्कारों पर विश्वास किया पापा। लेकिन आपने ना अपने बेटे पर विश्वास किया, ना खुद के दिए संस्कारों पर। आपने वहाँ प्रिया के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, आपने अपने बेटे पर उंगली उठाई, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाया। आपने बता दिया कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपके बेटे के साथ कोई लड़की सुरक्षित रह ही नहीं सकती। आपने अपने बेटे को प्रिया का अपराधी बना दिया पापा। आप खुद अपना अपमान कर आए। एक बार तो सोचा होता पापा कि आपके बेटे पर कोई लड़की भरोसा कर रही है, उसके साथ कहीं जाने को, उसके साथ रुकने को तैयार हुई है। यह आपके बेटे के लिए, उसके संस्कारों के लिए कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। आपने बस एक बात याद रखी कि प्रिया मेरे साथ थी, यह भूल गए कि मैं प्रिया के साथ था। एक बार मुझसे पूछ तो लेते, कुछ कहने से पहले मुझसे फ़ोन पर बात कर लेते। तन्नू तो बच्ची है, उसे क्या समझदारी की उम्मीद करूं? लेकिन आप पापा, आप तो समझते। कहते कहते मुनीश का स्वर रुआंसा हो गया। ठीक है पापा, रखता हूँ। नमस्ते कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मोहन बाबू स्तब्ध थे। अपने अनुभव और ज्ञान पर उनका अभिमान चकनाचूर हो गया। अपनी कही बात को इस नए आयाम से देखते हुए उन्होंने इसकी गंभीरता समझ आई, और अब खुद के द्वारा खुद का और अपने बेटे का अपमान उन्हें सालने लगा। बेटे ने बेहद हौले से उन्हें आईना दिखाया था। अपने उच्च संस्कारों के गर्व ने अब उनके गाल पर तमाचा मारा था, और अब ज्यों-ज्यों वे उसकी कही बातों के बारे में सोच रहे थे, उस तमाचे की गूंज और चोट तेज होती जा रही थी। वे सोच रहे थे कि अब क्या करें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।